Hello students, I am Mona Gupta, Assistant Professor, Commerce Department of दुर्गा कॉलेज रायपुर। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। आज हम देखेंगे कि बिज़नेस क्या है, फिर हम उसके बाद जानेंगे कि इन्वायरमेंट या पर्यावरण किसे कहते हैं। फिर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट की मीनिंग को समझेंगे, उसकी नेचर और उसके ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट को जानेंगे। देन हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम बिज़नेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिज़नेस का अगर हम मीनिंग देखें तो कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी रोज़ी रोटी को कमाते हैं, अपनी आजीविका को चलाते हैं, उसे हम बिज़नेस कहते हैं। ये हम सामान्य रूप से कह सकते हैं। दरअसल जो क्रियाएं होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक आर्थिक क्रियाएं और दूसरी अनार्थिक क्रियाएं। हम कॉमर्स के अंदर केवल आर्थिक क्रियाओं के बारे में ही पढ़ते हैं। तो व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा हम वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन और उसका वितरण करते हैं और हम लोगों की या मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करके लाभ कमाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कराएं और उसके थ्रू हम अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करें और इसी प्रोसेस को हम बिज़नेस के नाम से जानते हैं। यहाँ भी देखिए, अकॉर्डिंग टू मालविन, बिजनेस इज़ द वे बाई विच मैन मेक देयर लिविंग। मतलब व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी आजीविका को जिस क्रिया से कमा रहा है या चला रहा है उसे हम बिजनेस के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट या पर्यावरण वे परिस्थितियां हैं जो हमें चारों तरफ से घेरी रहती है, जिसमें हम अगर इंडिविजुअल की तरीके से बात करें या एक बिज़नेस के नज़रिए से देखें तो उन परिस्थितियों के बीच ही हमें रहना होता है और हमें काम करना होता है, तभी हम सर्वाइव कर पाते हैं। देखिए, द बर्थ, ग्रोथ एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल्स लाइक एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स, कंपटीशन, कस्टमर्स, लॉज, लैंग्वेजेस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। मतलब इसमें सभी तरीके के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स आते हैं, जिनमें इंटरनल भी हैं कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें एक्सटर्नल भी होती हैं जो कि एक बिज़नेस को इम्पैक्ट करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं, जब हम इन दोनों शब्दों को मिला लेते हैं तो बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, लीगल, डेमोग्राफिकल एंड नेचुरल कंपोनेंट्स। इसमें हम सभी कंपोनेंट्स को लिखते हैं जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के अंदर की चीज़ें हैं जिनको कुछ हद तक कंपनी जो है वो कंट्रोल कर पाती, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंपनी अफेक्ट नहीं कर पाती, बल्कि उससे वह खुद भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अब हम देखते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के कुछ उसके नेचर को। सबसे पहले बिज़नेस एनवायरनमेंट जो होता है वो परिस्थितियाँ हैं जो बिज़नेस को चारों तरफ से घेरी रहती है। सराउंडिंग सिचुएशंस है जिसके बीच में एक बिज़नेस को हमें इस्टेब्लिश करना होता है, उसको रन करना होता है और उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना होता है। दूसरी अगर बात देखें तो बिज़नेस एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में विभिन्न तरह की स्रोतों से होने वाले अनेक घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं और उनकी परिस्थितियों और घटनाओं के कई अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए प्रकृति जो होती है व्यावसायिक पर्यावरण की वो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है। दूसरा, इंटरडिपेंडेंस। जो पर्यावरण है और बिज़नेस है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं।
व्यावसायिक इकाइयाँ भी पर्यावरण को प्रभावित कर सकती हैं, हालांकि वो ज़्यादा असर नहीं डाल सकती, लेकिन कुछ हद तक वो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करती हैं और बिज़नेस जो है वो पर्यावरण को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। फिर आता है कि डायनामिक, जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है। पर्यावरण जो होता है वो गतिशील ही होता है, उसमें नई नई घटनाएं घटित होती रहती हैं। एक क्रिया की कई प्रतिक्रियाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं, उनमें कोई स्थिरता नहीं होती है। और व्यावसायिक फर्मों की नीतियाँ भी व्यावसायिक पर्यावरण के अनुसार बदलती रहती हैं, वो भी पूर्णतः गतिशील ही होती हैं। फिर आता है अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता। व्यावसायिक पर्यावरण जो है वह अनिश्चित होता है। अनेक संगठक हैं और अनेक घटनाएं होती है जिनसे प्रभावित करने वाले कारकों की बहुलता तथा जटिलता के कारण व्यावसायिक पर्यावरण बड़ा अनिश्चित होता है। पर्यावरणीय चरों के संबंध में पहले से पूर्णतः सही अनुमान लगा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। व्यावसायिक पर्यावरण का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही दूरगामी होता है, मतलब आज कोई घटना अगर घटित होती है तो उसका परिणाम हमें बहुत समय तक देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जब कोविड आया तो कोविड का प्रभाव जो है वह बहुत लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था में और व्यवसायों में पड़ा, और अभी भी कुछ प्रभाव जो है वो हम देखते ही हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इन्वायरमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कुछ तो स्पेसिफिक होते हैं और कुछ जनरल होते हैं, जो दोनों तरह से होते हैं। स्पेसिफिक वो होते हैं जो किसी विशेष फर्म को, किसी विशेष कंपनी को या किसी विशेष तरीके की इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, जबकि जनरल फोर्सेस वो होते हैं जो सभी के लिए सामान्य रूप से काम करते हैं। उसके बाद फोरकास्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल डेवलपमेंट। हर तरीके के पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को हम पहले से ही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उनका अनुमान लगाने के लिए कंपनीज़ या फर्म जो होती हैं वो प्रॉपर मार्केट रिसर्च करती हैं, डाटा कलेक्शन करती हैं, एनालाइज करती हैं, लेकिन हर बार वो हर घटना का पूर्वानुमान लगा ले ऐसा हो पाना संभव नहीं होता। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए हमें सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, और वो सूचनाएं हमारे नॉलेज को बढ़ाती हैं ताकि हम अपनी कंपनी की पॉलिसीज़ को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर ढंग से प्लान कर सकें। फिर बेसिस ऑफ डिसीज़न। कंपनी में या फर्म में नए नए निर्णय हमेशा लेने होते हैं। वो निर्णय दैनिक इस तरीके के हो सकते हैं, वार्षिक हो सकते हैं, या भविष्य के कई वर्षों की भी प्लानिंग जो है वो की जाती है। तो डिसीज़न लेने के लिए हमें इन्वायरमेंट को समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ पॉलिसीज़। कंपनी की पॉलिसीज़ बनाने में भी बिजनेस एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर्वाइव इन द बिज़नेस। अगर हम अपने व्यवसाय को लंबे समय तक बना के रखना चाहते हैं तो हमें इन्वायरमेंट को जानना और समझना होता है, तभी हम लंबे समय तक अपने बिज़नेस को चला पाते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट जो होता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हम फैक्टर्स को देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हर कंपनी के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं या हर फर्म के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो दूसरे से अलग होते हैं। कोई कंपनी छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मीडियम लेवल की होती है, तो हर कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलग होते हैं, और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर ही कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करती है, अपनी पॉलिसीज़ बनाती है। डिसीजन मेकिंग जो होता है वो फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। देन फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हर कंपनी के अपने ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, मतलब उनके कुछ कंपनियां जिनके पास बड़े स्किल्ड लेबर होते हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है उनके पास, तो उसको उनका एडवांटेज मिलता है। दरअसल इंटरनल एनवायरनमेंट में वही फैक्टर्स आते हैं जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर विद्यमान होते हैं, और उसका जो पॉजिटिव चीज़ें हैं या उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या पर्टिकुलर फर्म को ही मिलता है, बाकियों को वो फ़ायदा नहीं मिलता है। तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस जो होता है उसका उद्देश्य
बहुत महत्वपूर्ण होता है उसे चलाने के लिए। जैसे कि कुछ बिज़नेस जो होते हैं वो पूर्णतः लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाए जा सकते हैं। कोई बिज़नेस होता है जो लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हुए लाभ कमाना चाहता है, और कुछ जो बिज़नेस हो सकते हैं वो देश के विकास में ही अपना अधिक योगदान देना चाहते हैं। लाभ कमाना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं होता। तो जैसी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वैसी वो पॉलिसीज़ बनाती है और उसी तरीके से अपनी चीज़ों को प्लान करती है। फिर वर्क एनवायरनमेंट, हर फर्म का या हर बिज़नेस का अपना एक अलग वर्क एनवायरनमेंट होता है, जो कि अगर फेवरेबल होता है तो कंपनी के एम्प्लॉयज़, लेबर, मैनेजर्स अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। अगर वो फेवरेबल नहीं होता तो कंपनी को इसका डिसएडवांटेज होता है। कॉर्पोरेट इमेज, हर कंपनी या हर फर्म का अपना बिजनेस की दुनिया में एक इमेज होती है, एक ब्रांड वैल्यू होती है और उसका फ़ायदा उसे मिलता है। जैसे कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट जो होते हैं वो कंपनी की ब्रांड वैल्यू पर ही बिकते हैं। लोग उनको मानते हैं कि ये इस पर्टिकुलर ब्रांड का, इस कंपनी का है तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, जिसकी वजह से ऐसी कंपनियां अगर अधिक अपने प्रोडक्ट का मूल्य भी रखती हैं तो उन्हें ख़रीदा जाता है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, हर कंपनी की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है और उसका बेनिफिट उन्हें मिलता है। अगर उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, मतलब वो पर्यावरण जो व्यवसाय के बाहर विद्यमान है, व्यवसाय को बाहर से इफेक्ट करता है। इंटरनल एनवायरनमेंट को तो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना बिजनेस के हाथ में नहीं होता है, बल्कि उसके साथ में एडजस्ट करने का ही प्रयास किया जाता है। ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है इसे भी हम दो तरीके से बांट सकते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पर्यावरण वह पर्यावरण है जो व्यवसाय के साथ ज़्यादा निकटता से जुड़ा होता है और व्यवसाय को अधिक प्रभावित कर पाता है, जबकि मैक्रो एनवायरनमेंट व्यवसाय से एकदम निकट तरीके से नहीं जुड़ा होता और उसका प्रभाव जो होता है वो माइक्रो एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में कुछ कम पड़ता है। अब हम देखते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट यानी कि विशिष्ट या सूक्ष्म पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती है। इसमें आते हैं हमारे आपूर्तिकर्ता, सप्लायर्स, जैसे कि जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, हमारे प्रोडक्शन के लिए जो हमें इक्विपमेंट्स वगैरह सप्लाई करते हैं, ये सप्लायर्स इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे ग्राहकों के लिए ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके ही और हम जो है लाभ कमा सकते हैं। तो कस्टमर जो होता है वो बिज़नेस से बहुत क्लोजली जुड़ा होता है। ग्राहक को हमारे उत्पाद या हमारी सेवाएं पसंद होंगी तभी हमारा बिज़नेस जो है वो चल पाता है। उसके बाद होते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स, यानी हम किसी पर्टिकुलर तरीके के बिज़नेस में हैं तो वहाँ हमें कई तरीके का कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है और हमें उसके लिए सदैव ही तैयार रहना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा भी देखिए कई तरीके की हो सकती है। सबसे पहले जो होता है वो इच्छाओं में प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो कोई वस्तु खरीदना चाहता है तो उसकी बहुत सारी इच्छाएं, अब उनमें से वो किस इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। फिर होता है कि जेनेटिक कंपटीशन भी होता है, जहाँ पर हमें अलग अलग इच्छाओं के बीच में विकल्पों को चयन करना होता है। उसके बाद आता है कि हम कौन सा ब्रांड या कौन सी कंपनी की वस्तु को क्रय करना चाहते हैं। उसके बाद में आता है कि एक ही तरीके की वस्तु बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां, उनके बीच में भी प्रतिस्पर्धा होती है। तो प्रतिस्पर्धा के बहुत से प्रकार हैं, प्रतिस्पर्धा के बहुत सारे रूप हैं जिसे हर कंपनी को निपटना होता है। फिर विपणन मध्यस्थ होते हैं, यानी कि मार्केटिंग मीडिएटर्स भी होते हैं जिनके माध्यम से अंतिम उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचाई जाती है। अब हम किस तरीके के मध्यस्थों का चयन करते हैं यह हमारे उत्पाद पर, हमारी नीति पर, हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर, इन चीज़ों पर निर्भर करते हैं। फिर हमारे बहुत सारे वित्तीय मध्यस्थ भी होते हैं जो हमें व्यवसाय के लिए वित्त उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद जनता भी होती है, मतलब जहाँ पर हमारा उद्योग धन या हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ आसपास की लोगों की क्या उनका पक्ष है, क्या उनका रवैया है, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तो हम हमारे बिज़नेस को अच्छी तरीके से रन नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि किसी कंपनी के माइक्रो एनवायरनमेंट से जुड़ी होती हैं। अब हम मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहले आता है हमारा आर्थिक पर्यावरण, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें देखिए अगर तो हर देश की अपनी एक
प्रणाली होती है कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हैं या समाजवादी अर्थव्यवस्था में है या मिश्रित अर्थव्यवस्था में। हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतः विकसित है, अर्धविकसित है या कि अविकसित है। उसी तरीके से हर देश की आर्थिक नीति अलग अलग होती है, जिनमें कई तरीके की नीतियाँ होती हैं। औद्योगिक नीति, आयात निर्यात की नीति, व्यापार की नीति, सरकार की रोजगार की नीति, लाइसेंसिंग की नीति, कर प्रणाली, सभी अलग अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे आर्थिक पर्यावरण का अंग होती हैं। उसके बाद आती है हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की बातें, जिनमें व्यवसाय के गैर आर्थिक वातावरण पर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जिस भी देश में या जिस बाज़ार में हम अपने उत्पाद को बेचते हैं, उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का हमें पूर्णतः ध्यान रखना होता है। फिर आती है जननांगी यानी कि डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट। हर जगह की जनसंख्या की अपनी विशेषताएं होती है। जनसंख्या का आकार होता है, उनकी वृद्धि की दर है, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने बच्चे हैं। हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। जनसंख्या का आर्थिक स्तरीकरण अलग होता है, शिक्षा का स्तर अलग होता है, स्वास्थ्य, आवास व पोषण का स्तर अलग होता है, जाति और धर्म में अंतर होता है। तो ये जननांगीय पर्यावरण है, जिसका अध्ययन करके हम व्यवसाय को बेहतर ढंग से चला सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण भी हर स्थान का अलग होता है, क्योंकि हर जैसी पर्यावरण होता है, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, उसी तरीके के उद्योग धंधे वहाँ पर कार्यरत हो पाते हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी या तकनीकी पर्यावरण भी होता है। किसी भी स्थान पर विज्ञान लोगों को ज्ञान प्रदान करता है और हर जगह का प्रौद्योगिकी पर्यावरण दूसरे स्थान से अलग होता है। जैसे आप देखिए कि भारत की टेक्नोलॉजी कई देशों से एडवांस है और अमेरिका और यूरोप की टेक्नोलॉजी जो है वो भारत से ज़्यादा एडवांस है। तो उसी तरीके से उद्योग धंधे कार्य कर पाते हैं। तो ये हमने देखा माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। तो हम आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो भी बिजनेस व्यवसाय जो होता है वो इन्वायरमेंट को बेहतर ढंग से समझ पाता है, वो इस व्यवसाय के द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों का बेहतर ढंग से दोहन कर पाता है। जैसे कि अगर कोई हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो अभी तक बाज़ार में कोई और नहीं बनाता, तो हम उस उत्पाद को पहले बनाकर पहले बेचकर अधिक लाभ कमाते हैं, बाज़ार में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो होता है वो हमें मिलता है। उसी तरीके से सेकेंड, अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर हम पर्यावरण का अच्छी तरीके से अध्ययन कर पाते हैं, पर्यावरण को समझ पाते हैं, तो भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम जल्दी भाप जाते हैं। उसके लिए हम अभी से तैयारी शुरू करते हैं और जब भविष्य में कोई चुनौती आती है तो हम उससे बेहतर ढंग से निपट पाते हैं और हमारा बिजनेस दूसरों से बेहतर चलता है। तीसरा है कस्टमर फोकस। हम हमारे कस्टमर्स पर फोकस करते हैं, इसलिए हमें पर्यावरण का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उपभोक्ता बाज़ार का राजा होता है। उपभोक्ता की किन वस्तुओं की आवश्यकता है, वह वस्तुओं में क्या सुधार चाहता है, वस्तुएं उसे लगातार उपलब्ध हों, उसकी नई नई आवश्यकताओं को जानना और उसे पूरा करना, ये व्यवसाय के बेहतर भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। देन कंटिन्यूअस लर्निंग। बिजनेस एनवायरनमेंट को आज जान लिया, आज समझ लिया, उसका हमने व्यवसाय में इस्तेमाल कर लिया, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हमें भविष्य में लगातार एनवायरनमेंट को जानना और समझना होता है। हमें लगातार उस पर नज़र रखनी होती है ताकि हम आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए सदैव ही तैयार रहें। हमेशा सजग रहना होता है। लास्ट है पब्लिक इमेज। जो कंपनी एनवायरनमेंट का अच्छी तरह से एनालाइज करती है, उनकी पब्लिक इमेज भी अच्छी होती है, क्योंकि वह अवसरों और चुनौतियों के लिए सजग होती है। वह अपने सामाजिक दायित्वों का भी बेहतर ढंग से निर्वहन कर पाती है। वह जनता से, अपने ग्राहकों से, सरकार से बेहतर ढंग से जुड़ी होती हैं, तो उनकी छवि लोगों की दृष्टि में, समाज में बहुत अच्छी रहती है। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट स्कैनिंग। मतलब हम पर्यावरण का अध्ययन किस तरीके से करते हैं। आइडेंटिफाइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सबसे पहले हम पर्यावरण के उन घटकों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें अपने नॉलेज में लाते हैं कि हमारे बिजनेस पर कौन कौन से व्यवसाय में एनवायरनमेंट की चीज़ों का प्रभाव पड़ सकता है। हम उन घटकों को अलग कर लेते हैं, उनको पहचानते हैं। दूसरा, स्कैनिंग एंड सेलेक्टिंग रिलेवेंट फैक्टर्स। उन सभी फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर हमारे बिजनेस के साथ क्लोजली जुड़े हैं और जो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण में होने वाले हर परिवर्तन का असर हमारे व्यवसाय पर नहीं होता। तो हमें समझना होता है कि किन
घटकों का या किन परिवर्तनों का हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट आएगा, तो हमें उन्हें अलग कर लेना होता है। डिफाइनिंग वेरिएबल ऑफ एनालिसिस। अब हम ये निर्धारित करते हैं कि हम उन घटकों में को किस तरीके से एनालाइज करेंगे। लाइक यूजिंग ऑफ डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स एंड मेथड। जैसे कि हम बजट बनाते हैं, हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं, उसके अलावा हम मार्केट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट को ट्रायल के लिए बाज़ार में उतारते हैं, प्राइसिंग का ट्रायल करते हैं, प्रोडक्ट पर कस्टमर का फीडबैक लेते हैं। ऐसे बहुत सारी मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। देन फोरकास्टिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो अब हम पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी विधियों को इस्तेमाल किया है डाटा कलेक्शन के बाद। तो अब हम परिस्थितियों का अनुमान लगाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें अच्छी तरह प्रभावित कर पाएंगे। उसके बाद हम प्रोफाइल डिज़ाइन करते हैं, मतलब हम अब हमारी पॉलिसीज़ को, हमारी स्ट्रेटजीज़ को पूरी तरीके से प्लान करते हैं और लास्ट में हम उन्हें एज अ रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट के सामने, जिससे मैनेजमेंट को फ्यूचर की प्लानिंग, पॉलिसीज़ और डिसीज़न मेकिंग में हम मदद कर सकें। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने सारी बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया है।